अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? खैरियत है? अच्छा, आज हमारा टॉपिक जो है वो पैराग्राफ राइटिंग के हवाले से है। पैराग्राफ एक सही पैराग्राफ लिखना सीखना क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब हम ऐसे लिखते हैं या कोई स्टोरी लिखते हैं या कोई रिपोर्ट या एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन या कुछ भी, हम जब राइटिंग करते हैं तो हम वो पैराग्राफ शेप में ही करते हैं। तो एक अच्छा पैराग्राफ लिखने के हवाले से कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। वो अगर हम अपनी राइटिंग में इंप्लीमेंट करें तो हम एक अच्छा पैराग्राफ लिख सकते हैं। जब हम अच्छा पैराग्राफ लिख सकते हैं ना, तो हम एक ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे लिखना भी कोई मुश्किल नहीं है। शर्त ये है कि एक पैराग्राफ अच्छा लिखना आना चाहिए, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या बाकी छोटी छोटी मिस्टेक्स वो नजर नहीं आनी चाहिए। अच्छा, ये स्क्रीन आपको नजर आ रही है? यहाँ पर मैं सारे पॉइंट्स वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। इसको आपने नोट भी करना है और जो काम की चीज लगे वो फिर आपने इम्प्लीमेंट भी करनी है, ठीक है? देखिए, पैराग्राफ क्या है। जब हम किसी सिंगल आइडिया के बारे में 10-15 लाइनें लिखते हैं, लाइनों के मजमूए को एक साथ, जब किसी एक चीज के बारे में जब आप बहुत सारे लाइनें लिखते हैं तो वो एक पैराग्राफ होता है ना। पैराग्राफ का एक स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें पहला सेंटेंस जो होता है पैराग्राफ का वो टॉपिक सेंटेंस होता है। ये स्क्रीन आपको नजर आ रही है, ये एक एक पॉइंट मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। पहला सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस होता है। पे आपके पहले सेंटेंस से ही पता चल जाता है कि आपका पैराग्राफ किस चीज के बारे में है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस ही आपको टॉपिक सेंटेंस लिखना चाहिए, जिस जिस चीज को भी आप डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद फिर ये डिटेल है, सपोर्टिंग डिटेल, एक्सप्लेनेशन वगैरह। जब आप बीच में कोई कोटेशन देते हैं, फैक्ट्स फिगर एनालिसिस करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो ये मुख्तलिफ किसी भी तरह से आप उसको फर्दर आप डिटेल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और आखिरी जुमला जो होता है ना, वो ओवरऑल पैराग्राफ का एक और व्यू होता है, एक कंक्लूडिंग सेंटेंस आखिरी। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं। इसके अलावा एक पैराग्राफ जो होता है वो एक सिंगल आइडिया के बारे में होता है। और टॉपिक सेंटेंस जो होता है ना, बड़े राइटर्स को अगर आप पढ़ें तो टॉपिक सेंटेंस कहीं पर भी हो सकता है। लेकिन हमने, चूंकि हम ऐसे अटेम्प्ट करते हैं तो वहां पर अब एग्जामिनर के पास इतना टाइम तो नहीं होता कि वो आपका टॉपिक सेंटेंस वो पैराग्राफ में से ही ढूंढता रहे। तो पहला सेंटेंस जो है वो आपका टॉपिक सेंटेंस ही होना चाहिए। वरना बड़े राइटर्स कहीं पर भी लिख देते हैं टॉपिक सेंटेंस, लेकिन पहला सेंटेंस ही टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए। और पैराग्राफ की जो लेंथ है वो वन सेंटेंस भी हो सकती है। लेकिन अगर हम ऐसे की बात करें ना, CSS या BMS या बाकी एग्जामों की, तो एक पैराग्राफ की जो लेंथ है वो अराउंड 15 लाइन्स होनी चाहिए। 15 लाइनों का एक पैराग्राफ होना चाहिए। ठीक है, वो आपकी लेंथ पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको देखते हैं, किस तरह आप लिख, राइटिंग स्टाइल आपका क्या है ना। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं एक दो, हम जब तक आप लोग पैराग्राफ अगर आप नहीं देखते तो आप कैसे इसको सीखेंगे। मैं एक दो बेस्ट एग्जांपल दे देता हूँ पैराग्राफ की ना। हाँ, ये आप देख लें, ये एक बेहतरीन मिसाल है। ये एक मिनट में इसको थोड़ा सा जूम कर लो। हाँ, हाँ, ये आप देख लें। देखें, ये पहला सेंटेंस जो है ये इसका टॉपिक सेंटेंस है। ये पहला टॉपिक सेंटेंस है। यहाँ पर ये बॉडी वो फर्दर उसको एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, और ये कंक्लूडिंग सेंटेंस है। ओके, हो गया। अच्छा, ये टॉपिक सेंटेंस आप देख लें, यहाँ पर वो क्या कह रहा है। द बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइजेज एक्सटेंड बियॉन्ड फिजिकल हेल्थ एंड कैन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव मेंटल वेलबींग। ये कह रहा है कि द बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइजेज, ये जो वर्जिश हम करते हैं डेली बेसिस के ऊपर, रेगुलर एक्सरसाइजेस के जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में ये बात कर रहा है कि वो सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ बीइंग को भी ये इंप्रूव करता है, रेगुलर एक्सरसाइजेस। ठीक है, आगे देख लें। इंगेजिंग इन फिजिकल एक्टिविटीज सच एज जॉगिंग, स्विमिंग और इवन
Brisk walking helps to release endorphins, which are known as which are known to enhance mood and reduces stress levels. तो ये मजीद उसको जो है ना उसके बारे में बात कर रहा है कि फिजिकल एक्टिविटीज के क्या क्या फायदे हैं। फिर वो उसने ट्रांजिशन वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। इन एडिशंस, रेगुलर एक्सरसाइजेस कैन improve cognitive functions, boost self esteem, contribute to better sleep pattern। ये फर्दर उसके बेनिफिट्स के बारे में बात कर रहा है कि क्या क्या उसके फायदे हैं। आगे देखें, दीज मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स आर क्रूशियल। देखिए मेंटल हेल्थ की भी बात कर रहा है कि वो उसके बेनिफिट्स इंपॉर्टेंट है। फिर ये इसको आप पढ़ लें तो ये डिटेल से उसी के बारे में वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है। आप यहाँ पर कोटेशन भी मेंशन कर सकते हैं और किसी की एग्जांपल भी दे सकते हैं और किसी एंगल से भी आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट में आप कह चुके हैं कि या इस टॉपिक सेंटेंस को आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि देयर आर many benefits of exercise. There are multiple benefits of regular exercises, of regular exercise। फुल स्टॉप लगा लें। अब आपने बेनिफिट्स के बारे में जितना आप लिख सकते हैं बॉडी पैराग्राफ में वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि आपने टॉपिक सेंटेंस के अंदर ये बात कर दी कि देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेस। ठीक है, आपने बेनिफिट्स की बात की है फिजिकल एक्सरसाइजेस की। पहला सेंटेंस आपका टॉपिक सेंटेंस हो गया। मिसाल दे रहा हूं, अगर आप इसकी जगह पर कोई दूसरा जुमला लिखते हैं तो फिर आप यहां पर आप खुद कुछ भी लिख सकते हैं उसको बेनिफिट्स के बारे में कि बंदा जो है वो फिट रहता है, वो बीमार नहीं होता है, काम कर सकता है, उसकी जो है क्रिएटिविटी बूस्ट होती है। तो इस तरह आप लिख सकते हैं। फिर आखिर में कंक्लूडिंग सेंटेंस आप लिख सकते हैं कि therefore incorporating exercises into one's daily routine is not only advantageous for physical fitness but also essential for balance, for maintaining balanced a balanced and healthy mental state। देखिए वो हेल्थी मेंटल स्टेट वो ओवरऑल उसने कंक्लूड कर दिया है। ठीक है, ये एक मिसाल है पैराग्राफ लिखने की ना। इसके अलावा ये एक दूसरी मिसाल है, इसको आप देख लें। ये किस चीज के बारे में है, एजुकेशन के बारे में है कि ए गुड एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर हेल्पिंग पीपल सक्सीड इन लाइफ। एक अच्छी तालीम जो है वो अहम है जिंदगी में कामयाब होने के लिए। ये अच्छी तालीम की इंपॉर्टेंस के बारे में ये बता रहा है आगे। अब देखें, when students learn new skills and knowledge in schools they are better prepared for the future jobs and challenges। देखिए उसकी इंपॉर्टेंस है ना, आपने एजुकेशन हासिल की, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में बता रहा है कि आपने स्किल्स हासिल की, नॉलेज हासिल की आपने, और आप जो है फ्यूचर के बारे में आप मजीद आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। फ्यूचर स्किल्स के बारे में, फ्यूचर अगर आप कुछ स्किल सीखते हैं तो फ्यूचर के जॉब्स और चैलेंजेस जो है उसको आप इजीली टैकल कर सकते हैं। और ये देख लें कि वो एग्जांपल दे रहा है, लर्निंग हाउ टू रीड एंड राइट विल हेल्प पीपल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। अब इसका एक इम्पोर्टेंस तो ये भी है कि आप अच्छी तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं, स्किल को अच्छी तरह यूज कर सकते हैं। ये एडिशनली एजुकेशन कैन टीच स्टूडेंट्स अबाउट डिफरेंट कल्चर्स। उसका एक फायदा ये है कि आप मुख्तलिफ कल्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इस तरह से इन शॉर्ट गेटिंग क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड्स टूल्स एंड अपॉर्चुनिटीज नीड अचीव पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स। ये आखिर में कंक्लूड आप किसी तरह भी कर सकते हैं कि आप लिख सकते हैं कि अनडाउटेडली, इन शॉर्ट अनडाउटेडली एजुकेशन प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन आवर लाइफ्स। या किसी तरह भी आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर किसी जुमले के ऊपर आप कोई रटा लगाएं। पहला जुमला आपका क्लियर होना चाहिए, टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए। ठीक है, फिर आखिर में आप इसको डिटेल से एक्सप्लेन करें। फिर आखिर में आप क्या करें, कंक्लूडिंग सेंटेंस ही दे दें। ठीक है, अच्छा, यहां पर आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी कि पैराग्राफ का पहला सेंटेंस जो है वो टॉपिक सेंटेंस होता है, फिर हम उसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं और आखिर में कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है। यहाँ पर फिर पहला पहला सेंटेंस जो होता है पैराग्राफ का उसको टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। उससे हमें पता चलता है कि पैराग्राफ किस चीज के बारे में है।
और उसको मजीद डिटेल से हम उसके एक्सप्लेन करते हैं। कोई भी एग्जांपल, कोट्स, फैक्ट्स, फिगर, एनालिसिस, कंपैरिजन कुछ भी हम कर सकते हैं यहाँ पर, डिटेल से बयान कर सकते हैं। इसने तो शॉर्ट लिखा है, हम लेंथी लिख सकते हैं। और आखिर में हम कंक्लूडिंग सेंटेंस हम लिख सकते हैं। ठीक हो गया है? एक ये है। अच्छा, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स यहाँ पर भी मैंने लिखे हुए हैं। मैं आपको जनरली कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बता दूं, वो जो मेरे जहन में थे वो मैं बता दूं, उसको आप नोट करने हैं आपने। कौन से रूल हैं? पहला रूल ये है कि एक मिनट में यहाँ पर, हाँ, दो तीन चीजें हैं। पहली चीज तो ये है ना कि आप जब भी पैराग्राफ लिखते हैं ना, पैराग्राफ जब आप लिखते हैं तो आपका आप डायरेक्ट पैराग्राफ राइटिंग स्टार्ट न करें। जब आप पैराग्राफ लिखते हैं तो पहले आप रफ ड्राफ्ट बना लिया करें। रफ ड्राफ्ट क्या चीज है, ये पहला पॉइंट मैं बता रहा हूं। इसमें एक रफ ड्राफ्ट का मतलब ये है कि जो भी आपके जहन में आइडियाज आते हैं, फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन के बारे में है ना, अब आपके जहन में जो भी आइडियाज आते हैं उसको रेंडमली आप लिखते जाएं रफ साइड के ऊपर। रफ साइड के ऊपर पैराग्राफ के हवाले से जितने भी पॉइंट्स आपके जहन में आते हैं उनको आप साइड पे लिखें। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहते हैं कि उसकी जो इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस एजुकेशन की, एक तो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग ये प्रोवाइड करता है एजुकेशन, ठीक है। उसके अलावा एथिकल वैल्यूज, अखलाकियात को ये बूस्ट करता है, और इंसान जो है वो अच्छी और बुरी चीज़ों की तरह तमीज कर सकता है। कंट्रीज के डेवलपमेंट में भी किरदार अदा कर सकता है। मसाइल को हल करने में भी मदद कर सकता है। सही डिसीजन लेने में भी एजुकेशन जो है मदद कर सकती है। ये मैंने रफ में कुछ पॉइंट्स लिख लिया है ना, रफ में, ये पैराग्राफ नहीं है। अब ये नेल्सन मंडेला का एक कोट है, वो भी मैंने लिख लिया, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड ना, ये भी मैंने लिख लिया है। तो इस तरह से रेंडमली रफ साइड के ऊपर आप इस तरह पॉइंट लिखते जाएं बहुत सारे। फिर आपने क्या करना है, उनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने हाईलाइट करना है, फिर उनको अपनी तरतीब देनी है। देखें, पहले आप रफ ड्राफ्ट बना लेंगे, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेंगे, फिर कोई तो कुछ उसको ऑर्गेनाइज कर लेंगे तरतीब से कि पहला पॉइंट कौन सा आना चाहिए, दूसरा कौन सा आना चाहिए, फिर आप राइटिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ ना कुछ लॉजिकल सीक्वेंस नजर आना चाहिए। देखिए, यहाँ पर मैंने उसको कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज किया है। एजुकेशन एज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर लाइव्स, इट प्लेज a significant role in our lives in multiple aspects. In this regard, education has a significant role in the development of the critical thinking. Apart from critical thinking, it also plays a vital role in developing moral values. फर्दर, अब मजीद इस तरह से आप इस पैराग्राफ को आप लिख सकते हैं। तो पहले आपने रफ ड्राफ्ट बना लेना है। अगर आप डायरेक्ट राइटिंग स्टार्ट करते हैं तो बंदा एक अच्छा पैराग्राफ नहीं लिख सकता। ये, हाँ, आप रफ ड्राफ्ट बनाएं, उसके बारे में सही सोचें, फिर लिखें, फिर देखना आप कैसा पैराग्राफ लिखते हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको ट्रांजिशन वर्ड्स भी आने चाहिए। और ट्रांजिशन वर्ड्स जो हैं वो क्या है, जिस तरह के हम यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे। एक मिनट, हाँ, ये ट्रांजिशन वर्ड्स जो होते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये कॉन्सिक्वेंटली, ये तो कंक्लूडिंग के लिए हम यूज करते हैं। टू समराइज, अकॉर्डिंगली, हिंस, समरी, ओवरऑल, इन कंक्लूजन्स, देयरफॉर, ब्रीफ, इन क्लोजिंग, सो, हेंस फोर्थ, अकॉर्डिंगली, और अकॉर्डिंगली, तो इस किस्म के। या कुछ आप दूसरी भी लिख सकते हैं, फर्दर मोर, इन एडिशन टू, वो जो एडिशन के लिए हम यूज करते हैं। तो इस किस्म के, हाउ एवर, इन दिस रिगार्ड, इन दिस रिस्पेक्ट। तो इस किस्म के ट्रांजिशन वर्ड्स आप जरूर याद करें और उसको देखें कि वो एक एक ट्रांजिशन वर्ड कैसे इस्तेमाल होता है। तो वो आपको पैराग्राफ की एक लॉजिकल सीक्वेंस जो है, पैराग्राफ की कनेक्टिविटी में भी हेल्प करेगा, और आप ओवरऑल ऐसे में भी आप उसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ट्रांजिशन वर्ड्स इसको कहते हैं, कनेक्टर्स भी इनको कहते हैं, डिस्कोर्स मार्कर्स भी इनको कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको आने चाहिए। बाकी ये पैराग्राफ लिखते वक्त अच्छे अच्छे एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, लेकिन लॉजिकल
कनेक्शन जो है ना पैराग्राफ में, वो आपका जरूर होना चाहिए कि सेंटेंसेस कुछ ना कुछ लिंक हैं, बिल्कुल इररिलेवेंट नहीं लग रहे हैं ना। देखें, बात ऐसी है कि पॉइंट तो हमने कुछ ना कुछ डिस्कस कर लिए, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप अपना पैराग्राफ चेक नहीं कराएंगे रेगुलरली, तो आपकी राइटिंग कैसे इंप्रूव हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। आप राइटिंग करेंगे, पैराग्राफ आप चेक कराएंगे, तो उसमें जो आपकी मिस्टेक्स हाईलाइट होंगी वो आप अगली दफा आप कमिट नहीं करेंगे, तब जाकर आपकी इंप्रूवमेंट आएगी और आप एक अच्छा लिख पाएंगे। ठीक है, तो आपने राइटिंग स्टार्ट करनी है इसी शेप के ऊपर जो मैंने गाइड किया है आपको। आप पैराग्राफ लिखें किसी भी टॉपिक के बारे में, टॉपिक्स तो बहुत ज्यादा हैं, तो वो आप चेक कराएं, और उसमें जो मिस्टेक्स होंगी तो उसको हम डिस्कस करेंगे कि आपने ट्रांजिशन वर्ड्स गलत इस्तेमाल किए हैं, आपने टॉपिक सेंटेंस आपका ठीक नहीं है, आपकी बॉडी के अंदर डिटेल जो है वो कम है, सफिशिएंट डिटेल आपने नहीं दी, कंक्लूडिंग सेंटेंस आपका नहीं है, लॉजिकल फ्लो नजर नहीं आ रहा, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, आप राइटिंग को इम्प्रूव करें, तो वो चीजें फिर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं ना। बाकी ये इंपॉर्टेंट रूल्स ये वही हैं सारे के, टॉपिक सेंटेंस आपका होना चाहिए, उसमें यूनिटी होनी चाहिए, मेन आईडी से रिलेटेड होना चाहिए, ये कोहेरेंस जो है वो आपकी लॉजिकल सीक्वेंस उसमें होनी चाहिए, कि ट्रांजिशन वर्ड्स जो है वो स्मूथली एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप डेवलपमेंट मतलब आपकी सफिशिएंट डिटेल आपके पास होनी चाहिए, और आप ताकि इसको डिटेल से एक्सप्लेन कर सकें। कंक्लूडिंग सेंटेंस आपका होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, और इसमें कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए ताकि फ्लो के मुताबिक हो एक ना। बाकी ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं पैराग्राफ के हवाले से। बॉडी पैराग्राफ में आप रीजंस दे सकते हैं, एग्जांपल्स, फैक्ट्स, रिपोर्ट्स, कोटेशन, आर्गुमेंट्स, कुछ भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने आप पॉइंट को। आप जितनी पावरफुल तरीके से आप उसको आर्ग्यू करेंगे तो वो आपका उतना ही वजन होगा, उतनी ही बात आपकी ऑथेंटिक और एक्सेप्टेबल होगी। इसको देख लें, टॉपिक सेंटेंस मेन आइडिया को थोड़ा डिस्कस कर लें, फिर एग्जांपल के थ्रू उसको आप मजीद एक्सप्लेन कर सकते हैं, और आखिर में आप उसको ओवरऑल समराइज कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये देख लें कि एक आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, ये तो एक ऐसे के बारे में है, और इन सारी चीजों को आप देख लें। हाँ बस यही। अच्छा यहाँ पर, चलो यहाँ पर मैं एक और पॉइंट्स भी बता दूं, यहाँ पर शायद आप लोगों को इस चीज का पता ना हो। आपने वोकैबलरी के हवाले से जो है ना, ये वोकैबलरी का वर्ड मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इंडोर्स। जब आप किसी रजिस्टर पे वोकैबलरी लिखते हैं ना, तो वहां पर वोकैबलरी किसी रजिस्टर के ऊपर आप लिख रहे हैं, रोजाना बेसिस के ऊपर वर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं, उनको आप नोट करते हैं, तो उनमें आप ऐसा करें कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच साथ मेंशन किया करो, कि जो वर्ड मैंने लिखा हुआ है ना, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से क्या है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने बता दिया उसका, फिर आपने उसकी डेफिनेशन क्या है, उर्दू में या इंग्लिश में, इंग्लिश में ही बेस्ट है। ठीक है, फिर उसको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है, फिर आपने सैनोनिम और एंटोनिम की बात भी करनी है। ठीक है, इस तरीके से आप अगर वोकैबलरी को नोट करेंगे तो आप बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ वोकैबलरी का लफ्ज लिख लेते हैं, उसकी मीनिंग, तो ये आपकी राइटिंग का हिस्सा नहीं बन सकता। ये वाले वर्ड, वोकैबलरी वर्ड आपने लिखना है तो उसको आपने मीनिंग भी लिखनी है, पर्स ऑफ स्पीच भी मेंशन करना है उसको, उसके सेंटेंस में सिनोनिम एंटोनिम, तो ये सारा काम आपने करना है, तब जाकर आप इसको इंप्रूव कर सकते हैं वोकैबलरी को। ठीक है, बाकी ये देख लें कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ना, वह वर्ड के साथ हम मेंशन करते हैं, ये मोस्टली या तो नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब ही होते हैं। क्योंकि जो भी एक रिसर्च के मुताबिक हर साल 10,000 वर्ड्स डिक्शनरी में ऐड होते हैं, तो वो नए वर्ड जितने भी आते हैं तो या तो वो नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब होंगे, इनमें से कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच उनका होगा, क्योंकि इनको कहते हैं ओपन क्लास। और ये जो क्लोज्ड क्लास होती है, इसमें ये प्रोनाउन, कंजंक्शन, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये वाले जो वर्ड्स होते हैं ना,
ये फिक्स्ड हैं, ये बार बार इनमें एडिशन नहीं होती। सो ये आपने जहन में रखना है। बाकी अच्छा, रीडिंग के थ्रू आप रोजाना कम से कम 10 वर्ड्स या 5 वर्ड्स, 5-6 वर्ड्स आपको रोजाना बेसिस के ऊपर याद करने चाहिए, जो मैंने तरीका बताया है उसको जुमलों में इस्तेमाल करना चाहिए। और रीडिंग भी आपको मैक्सिमम करनी चाहिए, और रीडिंग के जरिए आपने फ्रेजेस नोट करने हैं और इन फ्रेजेस को अपने जुमलों में इस्तेमाल करने हैं। फॉर एग्जांपल, ये राइटिंग आपके सामने है, इसको आप देख लें। मैं यहाँ पर एक जुमला बोलता हूं। ये एक जुमला है: इट इज वर्थ नोटिंग, ऑल दिस पॉइंट्स ऑफ पैराग्राफ्स आर वर्थ नोटिंग। देखिए, वर्थ नोट करने के काबिल, वर्थ नोटिंग, नोट करने के काबिल, ठीक है, ये इसका ये मीनिंग है। तो इस किस्म के आप वर्ड ये अपनी राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं रीडिंग कर रहा हूँ और मेरे सामने ये एक पॉइंट आ गया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर, हाँ, देयर हैज बीन ए नोटिसेबल इंक्रीज, देयर हैव बीन there have been multiple problems in Pakistan. There have been there have been many great prime ministers in Pakistan. तो ये देखें, ये फ्रेज मैंने यहां पर देखा, यहां से मैंने उठाया और मैंने रजिस्टर पे के ऊपर लिख दिया। अब ये मैं अपनी राइटिंग में जब राइटिंग करूंगा तो इसको मैं इस्तेमाल करूंगा। तो इस किस्म का आपने करना है। इट इज वर्थ नोटिंग दैट, इट इज वर्थ नोटिंग दैट दोज हु डू हार्ड वर्क दे गेट सक्सेस। इसको देख लें। इट इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट दैट और पॉलिसी मेकर्स, इट इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट दैट, अब ये फ्रेज मैं यहां से उठाकर अपने रजिस्टर के ऊपर अगर मैं लिख लूं, इट इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट, मैं यहां पर लिख सकता हूं कि इस, अब इसको देखे मैं इससे कैसे जुमले बनाता हूं। इट इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट दैट पाकिस्तान इज स्टिल फेसिंग मेनी प्रॉब्लम। इट इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट दैट अनएजुकेटेड पीपल्स आर आल्सो फेसिंग प्रॉब्लम्स। तो इस किस्म के आप फ्रेजेस आप उठा सकते हैं और इनको आप लिख सकते हैं राइटिंग में। आप ये आपने कम से कम 10-15 फ्रेजेस भी आपने इस तरह नोट करने हैं, फिर अपनी आपकी राइटिंग जो है वो बड़ी इंप्रूव होगी। और ये काम आपने कंटिन्यूअसली करना है। रीडिंग आप जरूर करें। रीडिंग उसको हम डिस्कस भी कर लेंगे मुख्तलिफ बुक्स को। तो ये डॉन की एडिटोरियल है। ये तो स्टार्ट में तो आपको मुश्किल लगेगी, लेकिन बार बार जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपकी राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी ना। सो इस किस्म के आपने फ्रेजेस भी नोट करने हैं, वोकैबुलरी वर्ड्स भी नोट करने हैं, और पैराग्राफ की प्रैक्टिस करनी है और वो अपने बार बार चेक कराने हैं। अगर आपके पैराग्राफ 100% ठीक है, फिर आप आ सकते हैं ऐसे की तरफ। ऐसे का स्ट्रक्चर भी हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आप पैराग्राफ ही अटेम्प्ट करें। कुछ पैराग्राफ आप लिख लें, 6-7-8 पैराग्राफ आप लिख लें, उसके बाद आप आए आप ऐसे राइटिंग की तरफ, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम ग्रामर भी साथ साथ लेकर चलेंगे, और इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं रखूंगा ताकि वो भी आपको मिलती रहे। सो वेलकम। इसके हवाले से मजीद कोई क्वेश्चन है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो जब आपका पैराग्राफ चेक होगा तो उसके ऊपर अलग से भी हम डिस्कशन करेंगे, अलग से भी हम डिस्कशन करेंगे। तो इंशाल्लाह इस तरीके से आपकी पैराग्राफ राइटिंग जो है वो काफी इंप्रूव हो जाएगी, और ऐसे वगैरह आप इजीली लिख पाएंगे। सो थैंक यू।